व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हमने एक ऐसे टॉपिक लिए हैं बेटा कुछ जो आप चाहे केंद्रीय विद्यालय का टीजीटी देने जाइए, पीजीटी देने जाइए, नवोदय विद्यालय का पीजीटी देने जाइए, उत्तर प्रदेश का टीजीटी पीजीटी देने जाइए, या आप एग्रीकल्चर का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, या आप नॉर्मली इवन यूपी पीसीएस यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हो, वहाँ पर इन टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड वेब किसने दिया था, फूड चेन क्या है, पिरामिड्स कौन सा सीधा कौन सा उल्टा, फूड वेब किसे कहते हैं, इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, व्हाट इज इकोलॉजी, व्हाट इज इकोसिस्टम, तालाब का पारितंत्र क्या है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बस आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप अपना पूरा दिमाग इस वीडियो में लगाएंगे और अच्छे से एक एक बात को गौरपूर्वक सुनते चलेंगे, और जो चीज़ें आपको लगेंगी कि आपको नोट करनी है वो आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के एंड में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा देंगे थ्रू दिस लिंक, और आप उसको अच्छे से आ सकते हो। आप मेरे ग्रुप में आ सकते हो टेलीग्राम के, तो वहाँ पर हम आपको ये सारे के सारे इमेजेस प्रोवाइड करा देंगे जिससे आपको अपने नोट्स बनाने में हेल्प मिल जाए। ठीक है ना। तो चलो भाई अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये देखो बेटा, पहला फर्स्ट पेज है, ध्यान से सुनना बस एक एक बात को। शब्द इकोलॉजी, शब्द इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय रीटर, द टर्म इकोलॉजी वॉज गिवन बाय रीटर। भूलना नहीं बेटा, शब्द इकोलॉजी किसने दिया था, रीटर ने दिया था। और जो शब्द इकोसिस्टम था वो टेंसले ने दिया था। हम देखो बेटा, एक अच्छी बात आपको बताएं, किसी भी चीज़ को आपको आप याद करना है ना, आप हमेशा उसकी कंपैरेटिव स्टडी करो। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करते हो ना, तो चीज़ें आपके मस्तिष्क में, अग्र मस्तिष्क पश्च मस्तिष्क दोनों पर वार करती हैं। वो चीज़ें ज़्यादा दिन तक आपके गहराई सलकाई याद रखते हैं। आई बात समझ में। आपकी मेमोरी बहुत देर तक उसको याद रखेगी जब आप कैसा करेंगे स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव स्टडी। और जब आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करोगे तो दूसरी गायब होगी, दूसरे पे फोकस करोगे पहली गायब होगी। ध्यान से सुनिएगा। तो शब्द इकोलॉजी किसने दिया था, रीटर ने दिया था। शब्द इकोसिस्टम, पारितंत्र किसने दिया था, टेंसले। पूरा नाम था इनका बेटा ए जी टेंसले। ठीक है, आई बात समझ में। पूरा नाम क्या था इनका, ए जी टेंसले। बस सुनते चलना है एक चीज। द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, अंतःक्रिया, इंटरैक्शन अंतःक्रिया, स्टडी ऑफ अंतःक्रिया यानी इंटरेक्शन और इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट। जीवधारी और उसके पर्यावरण, जीवधारी और उसके पर्यावरण, ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट, जीवधारी और उसके पर्यावरण के मध्य की अंतःक्रिया या अंतः संबंध को इकोलॉजी, पारिस्थितिक विज्ञान कहते हैं। हम एक एक बात को धीमे धीमे बोलेंगे ताकि आपको याद हो जाए। आप अगर मेरे पुराने लेक्चर्स भी देखोगे, पूरे एक एक लेक्चर्स इतने अच्छे लेक्चर्स हैं कि आपको कहीं भी कुछ भी नोट करने की ही आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी। तो बेटा एक बात समझ में आई कि एक इंटर रिलेशनशिप होता है, किसके किसके बीच होता है बेटा, ऑर्गेनिज्म के बीच और इन्वायरमेंट के बीच, जीवधारी और पर्यावरण। जब पर्यावरण और जीवधारी के बीच जो भी संबंध होता है वो सारा का सारा अध्ययन किसके ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, इकोलॉजी, पारिस्थितिकी विज्ञान। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, इसका जो सीक्वेंस है ये हर साल पूछा जाता है, चाहे आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या कोई भी तैयारी कर रहे हो। अगर साइंस का क्वेश्चन आता है इकोलॉजी से, जो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, सुनना जरा। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, जीवधारी, फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या, फिर कम्युनिटी, समुदाय, फिर पारितंत्र, इकोसिस्टम, फिर बायोम जिसको हिंदी में कहते हैं जीवोम। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपने मिस कर दिया वहीं से आपको आगे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बाद पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के बाद बायोम, एंड फाइनली द बायोस्फीयर। आई बात समझ में। एक एक चीज को नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पर। टर्म इकोसिस्टम किसने दिया था, एजी टेंसले, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, ये सारी की सारी बातें तो हो गई, लेकिन देखो बेटा, कोई भी पर्यावरण बनने में, कोई भी पारितंत्र बनने में दो फैक्टर काम करते हैं। पहला फैक्टर एक तो होगा एबायोटिक, एबायोटिक, बायो माने जीवन, एबायोटिक जहां जीवन ना हो, ऐसे फैक्टर जो लिविंग ना हो वो एबायोटिक, ऐसे फैक्टर जो लिविंग ना हो वो एबायोटिक, ऐसे फैक्टर
जो लिविंग हो वो बायोटिक। बायोटिक में क्या आता है, जैसे प्रोड्यूसर, जैसे कंज्यूमर। आई बात समझ में? आई बात समझ में? उत्पादक, उपभोक्ता, अब सब होगा इसमें तो भाई। उत्पादक में आ गए हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, और उपभोक्ता में आ गए हम सब, गाय भैंस, कुछ भी, कोई भी जानवर। आई बात समझ में? तो फिर एबायोटिक फैक्टर क्या है? एबायोटिक फैक्टर होता है बेटा नॉन लिविंग पार्ट, इन्वायरमेंट का नॉन लिविंग पार्ट। तो व्हाट इज द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट? दैट इज लाइट, एयर एंड टेम्परेचर। लाइट कैसे हमको प्रभावित करती है? धीरे धीरे जब शाम होती है और रात होती है तो हमारे शरीर को हमारी ग्रंथि पीनियल ग्लैंड हमसे कहती है कि बेटा अब सो जाओ, रात हो गई। जब सुबह सूरज निकलता है तो हमारी ग्लैंड कहती है बेटा उठ जाओ, आपको अपनी ड्यूटी करनी है या अपना कोई काम करना है, मतलब अब उठने का समय हो गया। यानी कि हम लाइट के द्वारा गवर्न किए जाते हैं, एयर के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। जहाँ ऑक्सीजन वहाँ हम बड़े आराम से रहते हैं, जहाँ सफोकेशन वहाँ हमारा भागने का मन करता है, वहाँ रुकने का मन नहीं करता, हमें नहीं लगता कि वहाँ हमें देर तक रुकना चाहिए। जैसे दिल्ली में कंडीशन है, आपको पता ही होगा, स्मॉग। फिर जो टेम्परेचर, टेम्परेचर का तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, आपको समझ में आ रहा है, आपको खुद भी समझ में आ रहा होगा कि अगर बाहर सर्दी है, हमने मान लिया चलो बाहर सर्दी है, समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। बाहर का एनवायरनमेंट है, बहुत सर्दी इस समय चल रही, और अंदर हम क्या करें, आपको एक कमरे में बंद करके 3-4 ब्लोअर एक साथ चला दें, और आपको एक जैकेट, एक स्वेटर, एक इनर, एक अंडरवियर, बनियान सब पहना के बैठा दें, तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको गर्मी इतनी तेज लगने लगेगी, आप एक एक करके कपड़े उतारना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि आपको बाहर के मौसम से कोई लेना देना नहीं। फाइनली आप किससे डिफरेंशिएट हो रहे हो, किससे डर रहे हो, किससे अलग होना चाहते हो? उस टेम्परेचर से, उस गर्मी से। आई बात समझ में? तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक टेम्परेचर, एयर और प्रेशर और लाइट, ये सब हमको कहीं ना कहीं से इफेक्ट करते हैं। आई बात समझ में कि नहीं? देखो एक एक बात हम धीमे धीमे बोल रहे हैं, समझा समझा के समझते चलिएगा। तो फिर बायोटिक कंपोनेंट में क्या क्या आ गया राजा? प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया। ठीक है भाई, प्रोड्यूसर वो हो गया जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मेक योर ओन फूड, अपना भोजन खुद बनाते हैं ग्रीन प्लांट्स। हम पहले आपको बता चुके कि जो अपना भोजन स्वतः निर्मित करते हो उनको हम ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में, प्रोड्यूसर की कैटेगरी में, ऑटोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखते हैं। कंज्यूमर कौन बेटा? कंज्यूम द फूड मेड बाय प्लांट। हम हो गए ह्यूमन, फ्रॉग हो गया, लायन हो गया, कुछ भी। हर वो ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर है जो किसी दूसरे पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट है। भले शेर हिरन पे डिपेंडेंट हो, भले हिरन घास पे डिपेंडेंट हो, लेकिन ये दोनों के दोनों क्या हुए? कंज्यूमर। आप यहां पर कार्निवोर हर्बीवोर से कतई कंफ्यूज मत होइएगा। अब आ जाओ भैया डिकम्पोजर। डिकम्पोजर किसे कहते हैं? जैसे देखो एक बात बताते हैं आपको, डिकम्पोजर का बेसिक मतलब होता है कि कहाँ पर बैक्टीरिया फंजाई ज़्यादा है। आपको पता है, जैसे आपने देखा होगा हाईवे वगैरह पे कुछ जानवर कुचल जाते हैं, मर जाते हैं, कुत्ते वगैरह, तो वो धीरे 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 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे या 5वें दिन धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। आपको लगता है ये पता नहीं कहाँ गायब हो रहा है? उसका डिकम्पोजिशन कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। कौन कर रहा है? फंजाई कर रहा है। सब पेट में घुस के आते खा डालेंगे, लीवर खा जाएंगे, किडनी खा जाएंगे, हार्ट खा जाएंगे, केवल बोन स्ट्रक्चर बचता है। आपने देखा भी होगा, बोन बोन बचती है, बाकी सब कुछ गायब हो जाता है। और इनसे पहले ये सब काम कौन कर देता है? क्रो, वल्चर, वल्चर माने गिद्ध, हॉक, चील, बाज, ये सब भी खा डालते हैं। क्योंकि ये टॉप में, देखो कौवे की बात नहीं कर रहे, अगर गिद्ध की यानी वल्चर की बात करें या चील की बात करें तो भैया ये टॉप कार्निवोर हैं। ठीक है ना? अगर जब हम लोग वो बनाते हैं ना क्या, फूड चेन, तो अब देखो, ये देखो दिख गया, ये देखो वल्चर है टॉप कार्निवोर, आ गया। आई बात समझ में? वल्चर को हम किस कैटेगरी में रखते हैं? टॉप कार्निवोर। आई बात समझ में? तो उसने फिर जब उससे बच जाता है तो कौन डिकम्पोजिशन करने लगता है? बैक्टीरिया और फंजाई। और देखो बेटा, बैक्टीरिया और फंजाई को हम लोग कभी फूड चेन के लास्ट में नहीं रखते, समझे? अच्छा चलो देखते हैं कि हमारे इन वीडियोस को देखने वाला ऐसा कौन सा होशियार बच्चा है जो हमको ये बताएगा कि बैक्टीरिया और फंजाई को इस फूड चेन के लास्ट में क्यों नहीं रखा जाता। देखिए कौन बताता है।
ठीक है, तो क्वेश्चन मेरा आपने सुन लिया। जब आप पूरी वीडियो देख लेना तो एक बार रिमाइंड करना कि सर ने क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन ये था कि क्यों बैक्टीरिया और फंजाई को फूड चेन के लास्ट में नहीं रखा जाता, जबकि जितना भी डेड मटेरियल है उसको पूरी तरह से समाप्त करने की जिम्मेदारी इन डिकम्पोजर्स की ही होती है। तो हम लोग इनको लास्ट में चेन में क्यों नहीं रखते। अब आ जाओ एबायोटिक कंपोनेंट की बात करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट में बेटा वाटर हो गया, लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, एयर हो गया, ह्यूमिडिटी आर्द्रता, मिनरल्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमको इफेक्ट करती हैं। आप कहोगे सर मिनरल्स का क्या मतलब है, आप कहोगे सर मिनरल्स कहाँ हमको अफेक्ट करते हैं बेटा, याद करो पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले लोगों को ज़्यादातर ग्वाइटर होता है, क्योंकि वहाँ पर आयोडीन दैट इज़ I2 नहीं मिल पाती। तो क्या हो गया, घेंगा हो गया आयोडीन की कमी से, तो इफेक्ट किया ना। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, जब आपका पेपर अच्छा होता है, अच्छे स्टैंडर्ड का व्यक्ति कोई बनाता है पेपर, तो ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन करता है और आप आते हुए क्वेश्चन गलत करके चले आते हो और बड़े फर्म डिटरमाइंड होते हो कि नहीं ये तो मेरा एकदम सही है, चाहे कुछ हो जाए, इनकी आंसर की गलत है इनकी आंसर की गलत है लेकिन मेरा सही है। बाद में कोई अच्छा टीचर्स भी बता नहीं पाते, बहुत यूट्यूब पे पढ़ाने वाले इतने बेहतरीन टीचर आ गए हैं इस समय कि अंड संड पता नहीं क्या क्या पढ़ाया करते हैं, वो चीज़ें वो बातें वो राज वो खोलते ही नहीं, खोलें क्या पता ही नहीं है। ठीक है ना, तो अब बात समझ में आई। अब ये क्वेश्चन आप देखिए कौन बताता है कि बैक्टीरिया और फंजाई को फूड चेन के लास्ट में क्यों नहीं रखा जाता। चलो समझना अपने हिसाब से, बताना बाद में। द एनर्जी ट्रांस, अब देखो बात करते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला की, फूड चेन की। द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, उत्पादक से उपभोक्ता तक एनर्जी का जो ट्रांसफर है दैट इज कंसीडर्ड अंडर फूड चेन, ये खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत आता है। अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने घास बनाई, ग्रास के बाद हमने टिड्डा बना दिया ग्रास हॉपर, उसके बाद फ्रॉग बना दिया, फ्रॉग के बाद स्नेक बना दिया, फाइनली वल्चर। अब यहाँ पर शेर क्यों नहीं रखा, देखो बेटा शेर यहाँ पर इसलिए नहीं रखा गया, समझना बात को। अब आप सोचो घास खाई टिड्डे ने, टिड्डे के बाद फ्रॉग, फ्रॉग के बाद स्नेक, तो यार देखो स्नेक को खाने के लिए शेर नहीं आएगा, क्योंकि जानता है वो एक तो मिलना मिलना कुछ है नहीं, क्योंकि उसमें मसल्स तो है नहीं, गोश्त तो है नहीं, मीट तो है नहीं, और कहीं मार दिया टुन्न से तो खेल खत्म। आई बात समझ में, तो इसीलिए टॉप कार्निवोर में हमने इस चेन में क्या रखा लास्ट में, वल्चर। अब देखो इधर आओ, गोट बकरी यानी कि अच्छा खासा 15 से 20 किलो मीट, 15 से 20 किलो गोश्त है, तो यहाँ पर हमने वल्चर नहीं रखा, यहाँ पर हमने क्या रखा, लॉयन। बोथ आर द टॉप कार्निवोर। अगर आप NCERT पढ़ोगे तो उसमें वल्चर को और लॉयन को टॉप कार्निवोर कहा गया है। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तब बनता है खाद्य जाल। ठीक है ना, जब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं, फूड चेन मिल जाती है, तब बनता है खाद्य जाल। अब देखो ये प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को ईगल ने खा लिया, ठीक है। प्लांट के बाद डियर आया मतलब हिरन आया, हिरन के बाद लायन ने उसको खा लिया, ठीक है। रैबिट आया, रैबिट के बाद फॉक्स या वोल्फ। रैबिट को जल्दी शेर पकड़ नहीं पाता, शेर थक जाता है रैबिट को, तो उसको कोई ऐसा जानवर ही पकड़ पाएगा जो हल्का फुल्का हो और एक्टिव हो, तो भेड़िए और लोमड़ी वगैरह खाने में बड़ा एक्टिव रहते हैं उसको, ठीक है। चलो भैया अब हम लोग बात करते हैं किसकी राजा, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी, बोलना नहीं है, एक एक बात को सुनते चलना बस। तो पिरामिड ऑफ एनर्जी के बारे में जब हम बात करते हैं तो पता चलता है कि वैज्ञानिकों ने या बायोलॉजिस्ट ने 3 टोटल पिरामिड दिए। पिरामिड ऑफ नंबर, अब आप पूछोगे व्हाट इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब है बेटा कि जो पिरामिड बन रहे हैं उसमें संख्या किसकी ज़्यादा है। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा ज़्यादा से ज़्यादा किससे प्राप्त हो रही है। और फिर आता है पिरामिड ऑफ बायोमास, कि जीवधारी में जो मास है, मसल्स हैं, जो उनसे निकलने वाली एनर्जी है वो किस में ज़्यादा है, बायोमास किसका है, फ्यूल किसका ज़्यादा निकलेगा, ठीक है, जिसको जलाने पर। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब भैया थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, फिर आपको हे भगवान ये क्या पढ़ा दिया, क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला है थोड़ी देर में, इसलिए अब बहुत दिमाग लगा देना, जरा सुन लेना ध्यान से। सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पिरामिड ऑफ नंबर। अब पिरामिड ऑफ नंबर के बारे में क्या कंसीडर करते हो, देखो बेटा पिरामिड ऑफ नंबर में हम 2 चीज़ें कंसीडर करते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रासलैंड, नेक्स्ट वन इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। 2 चीज़ें हमने ली, एक चारागाह ले लिया, एक ले लिया एक्वेटिक। अब एक्वेटिक में कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ पर पॉन्ड की बात भी कर सकते हैं, हम यहाँ पर ओशियन की बात भी कह सकते हैं, और ग्रासलैंड में हम फॉरेस्ट को कंसीडर करते हैं, ठीक है ना, है कि नहीं। अच्छा चलो अब देखते हैं, जरा सुनना जरा ध्यान से।
अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम कंसीडर करते हैं, हम पिरामिड ऑफ नंबर की बात कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो भैया देखना जरा ध्यान से सुनना, सबसे पहली बात जो आती है, सबसे पहली बात, शेर ज्यादा है या घास ज्यादा है? ध्यान से सुनना एक एक बात को, नहीं समझ में कुछ नहीं आएगा। शेर ज्यादा है या घास ज्यादा है? तो पता चलता है कि घास ज्यादा है, इसलिए इसको सबसे नीचे रखा। फिर उसके ऊपर किसको रखा? रैबिट को। रैबिट कम है, फॉक्स उससे कम है, और लॉयन सबसे कम है। अब समझ में आया कि ग्रासलैंड सुनना बेटा एक एक बात, पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड का पिरामिड सीधा रहता है। राजा बेटा आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। पिरामिड ऑफ नंबर में, पिरामिड ऑफ नंबर में ग्रासलैंड का इकोसिस्टम हमेशा सीधा होता है। ठीक, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, इस वाले पे आ जाओ। अब आ जाओ एक्वाटिक इकोसिस्टम में। देखो छोटे छोटे पौधे, एल्गी, शैवाल, फंजाई, ये सब होते हैं। फिर फाइटोप्लैंक्टॉन्स, उन फाइटोप्लैंक्टॉन्स को खाते कौन है? जू प्लैंक्टॉन्स। फिर उसको कौन खाता है? छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस। फिर उनको कौन खाता है? लार्ज फिशेस। किसी भी समुद्र में व्हेल मछलियाँ ज़्यादा होंगी या छोटी छोटी एल्गी, शैवाल, फंजाई, कवक, कौन ज़्यादा होगा? ऑब्वियसली ये ज़्यादा होगा। तो इसीलिए एक्वाटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर सीधा। ठीक है बेटा, देखो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की होगी इंटरमीडिएट में तो आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया। दूसरे पे आते हैं, व्हाट इज पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास का क्या मतलब होता है? अब हमने ट्री इकोसिस्टम लिया। कौन सा इकोसिस्टम लिया बेटा? हमने ट्री इकोसिस्टम लिया। तो पहले नंबर पे हमने पेड़ों को रखा। अब देखो बेटा, पेड़ों की संख्या कम है, पक्षियों की ज़्यादा। देखो एक बरगद का पेड़ अगर हमने लिया तो एक बरगद के पेड़ में एक चिड़िया, दो चिड़िया, तीन चिड़िया, चार चिड़िया, पाँच चिड़िया, 10 चिड़िया, 15 चिड़िया, 20 चिड़िया, 50 चिड़िया। ठीक है, हमने कम से कम इसमें 50 चिड़िया कंसीडर कर ली। बोलो भाई, हमने इसमें कितनी चिड़िया कंसीडर कर ली? 50 चिड़िया कंसीडर कर ली। अब अगर हमने 50 चिड़िया कंसीडर करी है तो उनमें पैरासाइट कितने होंगे? एक चिड़िया में कम से कम 40 पैरासाइट, 40। तो इतनी सारी चिड़िया में कितने सारे पैरासाइट? बहुत ज़्यादा। देखना, अगर यहाँ नंबर का पिरामिड होता तो ये उल्टा हो जाता। ध्यान से सुनना बेटा, अगर ये नंबर का पिरामिड होता तो ये उल्टा हो जाता, लेकिन ये बायोमास का पिरामिड है। मास, वेट, पेड़ का वजन ज़्यादा होगा या पैरासाइट का? पैरासाइट का ऑब्वियसली कम होगा, चाहे कितने भी मिला दो, लेकिन पेड़ बहुत भारी भारी होते हैं। मास, बायोमास, कैलोरीफिक वैल्यू, फूड। अब समझ में आया? इसलिए पिरामिड ऑफ बायोमास ट्री इकोसिस्टम में सीधा। आई बात समझ में? समझ में आना तो चाहिए भाई, हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर दिया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है लोगों को, है कहीं कुछ नहीं, सब सरल होता है यार। पढ़ाई करने एक बार घुस जाओ कायदे से, मेहनत से, तो कुछ भी कठिन नहीं। ठीक है, चलो भाई, तो एक ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हो गई। और ये तो बेटा बच्चा बच्चा जानता है कि पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा स्ट्रेट होता है, अपराइट होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। इसमें तो कुछ आपको खास बताने की आवश्यकता ही नहीं। अब बस छोटी छोटी दो डेफिनेशन आ गई। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? अपना भोजन खुद बना ले। हेटरोट्रॉफिक क्या होता है? जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहे, यानी कि किसी न किसी पर वो डिपेंडेंट है उस बात को ले करके। ठीक है ना, इसको हम क्या कह देंगे? हेटरोट्रॉफिक। चलो भाई एक बार रिवीजन करा दें जल्दी से आपका। शब्द इकोलॉजी रीडर ने दिया था। किसी भी ऑर्गेनिज्म के उसके एनवायरनमेंट से जो संबंध होते हैं उसका अध्ययन हम इकोलॉजी में करते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म, जीवधारी, फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या, फिर कम्युनिटी यानी कि समुदाय, फिर इकोसिस्टम यानी कि पारितंत्र, फिर बायोम यानी कि जीवोम, फिर बायोस्फीयर। इकोसिस्टम शब्द दिया था टेंसले ने। दो फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, बायोटिक लाइफ, जीवन, सजीव। एक एबायोटिक फैक्टर होता है निर्जीव। निर्जीव में क्या हो गया? लाइट हो गया, एयर हो गया, टेम्परेचर हो गया। और बायोटिक में क्या हो गया बेटा? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। ये तीनों हम लोगों ने पढ़ी डाले। प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर क्या होते हैं, डिकम्पोजर हमने पढ़ी लिया, बैक्टीरिया, फंजाई। और इस लेक्चर में आखिरी का सवाल जो था वो फिर से आपको बता दें कि टॉप कार्निवोर के बाद हम बैक्टीरिया, फंजाई को, डिकम्पोजर्स को क्यों नहीं रखते, जबकि ये उनका डिके तो करते ही हैं। ठीक है ना। क्लाइमेटिक फैक्टर आपने सब पढ़ ही लिए, ये सारे के सारे आपने देख ही लिया, ये सारे के सारे पिरामिड्स आपने समझ लिए। ये बहुत अच्छे से हमने आपको एक एक बात बता दी। तो ठीक है ना। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा।
बेटा होता क्या है ना, व्यूज़ नहीं आते ना, देखो हमें बहुत ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि कोई हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या कुछ बहुत है, हम केवल और केवल आपकी हेल्प करने के उद्देश्य से कोशिश करते हैं हर चीज़ में। लेकिन जब व्यूज़ नहीं आते ना, जैसे इससे पहले मेरी आप पुरानी वीडियोस देखोगे तो उसमें 18,000 व्यूज़, 30,000 व्यूज़, 36,000 व्यूज़, इतने व्यूज़ हैं, और अभी व्यूज़ आते हैं 1,000, 1,500 या 400-500, तो यार उसको फिर एक ये हमको डिमोरलाइज़ करता है थोड़ा सा, इसलिए हम थोड़ा सा रुक जाते हैं। फिर जब हमारे प्यारे प्यारे पुराने बच्चे जो हैं वो हमें मैसेज करने लगते हैं, तो एक बंधन है, क्योंकि हमारा उनसे हारमोनी सेट है, उनसे बातचीत होती रहती है, तो हम फिर से बनाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन वो लयबद्ध तरीके से नहीं बना पाते, कॉन्टिन्यूटी नहीं आ पा रही है, ठीक है ना। तो चलिए खैर जो भी है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, जो भी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके आपको समझाते रहेंगे, ठीक है। एक एक चीज़, ये जो जितनी भी शीट हैं ये हम आपको सारी अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। जब वीडियो ख़त्म होगा तो वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में हम आपको ये सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। आप टेलीग्राम पर उससे ऐड हो जाएंगे, वहाँ पर हम सारे इमेजेस प्रोवाइड करा देते हैं। और जब भी चैनल पर आया करिए तो कम्युनिटी ज़रूर देखा करिए, कम्युनिटी में मेरे इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ों के लिंक पड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हमसे ज़्यादा बेहतर ढंग से कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।